बेसिक में 3 बार हुआ, 72,825 में भी मेरा चयन हुआ, नियुक्ति पत्र मेरे पास है। शिक्षा मित्र लोग जब समायोजित हुए उस समय भी मेरा हुआ। 16,448 में हुआ, वो अभी कर ही रहा। माध्यमिक में 2 बार हुआ, 2016 के विज्ञापन में हुआ, अलीगढ़ और मिर्ज़ापुर से अभी भी लेटर रखा है। 21 वाले में हुआ, मैं 1 साल मैंने एटा में नौकरी भी की, 1 साल मैंने वहाँ जा कर के सेवा दिया। मैं वही कार्यालय के सामने बड़ा उदास बैठा था, द्विवेदी जी निकले तो उन्होंने कहा कि समस्या क्या है तुमको। तो हमने कहा कि मुझे आना होता है भूगोल का क्लास लेने और मैं कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, प्रयोगात्मक परीक्षा का भार है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ गुरुजी। तो उन्होंने कहा तो यही कमरा लेकर रह जाओ। तो हमने कहा नहीं, हमें घर भी जाना है। तो उन्होंने कहा तो बेटा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा बीए में और कौन सा सब्जेक्ट रहा है। अब देखिए मैं एमए ज्योग्राफी से कर रहा था और जुलाई अगस्त सितंबर बीत चुका था। तो उन्होंने कहा कि बीए में और कौन सा सब्जेक्ट था। तो मैंने कहा कि संस्कृत थी। ये मेरे जीवन में इतना टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पे जो मैंने ज्योग्राफी लिया था वो यहाँ अभी डॉक्टर रंजन शर्मा जी हैं, गुरुवर हैं हमारे, अभी एलबीएस में वो इस समय भूगोल विभाग अध्यक्ष भी हैं। ये अपने विषय में मर्मज्ञ है ही हैं। ये सौभाग्य है गोंडा का कि ऐसे शिक्षक हमारे यहाँ। इन्हीं से प्रेरित होके आपके मार्गदर्शन में ही मैंने भूगोल में शुरू किया था। लेकिन वहाँ पे मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से कुछ कह लो कि मैं अपने नादानी से जो भी शब्द दिया जाए, मैंने गुरुवर से सलाह भी नहीं लिया कि मैं ऐसे समय में क्या करूं, क्या उचित रहेगा। अगर उस समय कहा जाता तो हो सकता था कोई दूसरा विकल्प निकलता। लेकिन उनका इतना पूछना कि बीए में और कौन सा सब्जेक्ट था, और मैंने कहा कि संस्कृत मेरा था और द्विवेदी जी संस्कृत के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि तो तुमने संस्कृत से क्यों नहीं डाला। तो हमने कहा कि गुरुजी संस्कृत में मैंने नहीं डाला, ज्योग्राफी में स्कोप ज़्यादा है, कुछ ऐसे मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो, करोगे क्या। तो हमने कहा कि अब आगे तैयारी करना है नौकरी की, सरकारी नौकरी चाहिए। अब आगे तो टीचर बनना चाह रहा हूँ, और प्राइमरी में हो जाए चाहे डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं हो जाए, नौकरी। हम तो बस गांव के बच्चे थे उस समय, तो यही था भैया नौकरी लेना है किसी तरह, वो भी सरकारी। तो उन्होंने कहा कि तो संस्कृत वाले कम पाते हैं आपको पैसा का, ज्योग्राफी ले लिए, जब नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ले लिए हो। अच्छा तो ऐसा करो, एक विकल्प है तुम्हारे पास, लेकिन ये है कि तुम सोच लो, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक विकल्प ये है कि अगर अभी भी तुमको जो है ज्योग्राफी से में ना करना हो, संस्कृत से करना हो, तो अभी आज परीक्षा फॉर्म जा रहा है, अभी मैंने साइन करवाया है और नीचे उसमें अभी एक नाम पड़ सकता है, चाहो अगर। अच्छा नंबर बताओ कैसा था बीए का संस्कृत में। अच्छा नंबर मुझे याद था, व्याकरण वाले पेपर में मेरा 100 में 96 नंबर एलबीएस से है। उस समय वर्णनात्मक परीक्षा हुआ करती थी और 100 में 96, वही त्रिपाठी जी गुरुदेव थे, तो उनके मार्गदर्शन में हमने पढ़ा था। उन्होंने जैसे मैंने कहा कि व्याकरण वाले पेपर में 100 में 96, तो उन्होंने कहा कि झूठे भी हो क्या। तो हमने कहा कि गुरुदेव 96 का 95 हो जाएगा, तो आप जो चाहिएगा वो दंड दीजिएगा, मार्क्स ला के दिखाएंगे आप। तो उन्होंने कहा कि अगर 100 में 96 उसमें रहा हो तो ये तुम्हारे साथ प्रकृति कोई खेल खेल रही है, अब उसके इशारे को समझो और संस्कृत ले लो। और मैं कहता हूँ कि तुमको नौकरी मिलकर रहेगी, अगर 100 में 96 तुमको मिला होगा तो। अच्छा तो ठीक है, कल पैसा लेके आओ और मार्कशीट की फोटो कॉपी लेके आना, देख लूँगा तब कहूँगा लेने के लिए। मैं दूसरे दिन गया, वो मार्कशीट ले गया अपनी, दिखाया उनको। गुरुदेव ने कहा कि ले लो, मुझे ये लगता है कि व्याकरण वाला पेपर सबसे कठिन होता है। अगर व्याकरण में तुम्हारी पैठ इतनी अच्छी है और बाकी के पेपर में भी तुमने 80-85 से ऊपर ही 100 में हासिल किया है,
तो संस्कृत तुम्हारी ज्योग्राफी की तुलना में ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। और आगे चल करके विषयों की परीक्षा होती है, अगर विषय में तुम्हारी पैठ है तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। मैंने कहा कि मुझे कोई सरकारी नौकरी चाहिए, गुरुवत चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, हम तो बस कृषक पुत्र हैं, वो भी साधारण कृषक हैं। उस समय मेरा एमए संस्कृत से डाल देना, और फिर जब मुझे ये हुआ कि द्विवेदी जी का आशीर्वाद मिल गया तो ये हुआ कि फिर अपने हिसाब से आने जाने लगे। अच्छा, तो उसमें प्रयोगात्मक की कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, क्लास भी मिलने लगा और एमए आराम से हो गया। 71% से एमए भी हो गया। बीए में भी 70-71% नंबर रहा, इंटर में 65 था ही, हाई स्कूल में 10-5 नंबर से 345 नंबर ही रहा, 15 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न रुका था शहीद आजम से ही। तो ये पूरी यात्रा जो मेरी विद्यार्थी जीवन की रही। बाद में क्या हुआ कि चूँकि मैं परिवार में ज़्यादा ध्यान अपना बटाया, धर्मपत्नी से जो भेंट हुई, ये मेरे जीवन में मैं थोड़ा ये कहूँगा, उसके लिए मैं व्यक्तिगत स्वभाव या यही कह लो कि मानवीय स्वभाव, भाई परिवार आया है तो परिवार में रुचि लेना कोई अपराध की श्रेणी में तो है नहीं। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, परिवार के साथ रहते हुए अब कुछ हासिल कर पाऊँगा तो करूँगा। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी, तो तैयारी सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। बाकी ये था कि यही गुरुजन लोग, एमएलके में जो गुरुजन लोग थे या एलबीएस में थे या जो भी रास्ते में मिले थे गुरुजन, इन्हीं लोगों से बीच बीच में मिल करके और संस्कृत विषय से हमने तैयारी शुरू की। फिर ये हुआ कि भाई माध्यमिक की तैयारी करना है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है और बेसिक की भी तैयारी करना है, कुछ भी मिल जाए। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि 2001 में ही एमए हुआ, उसके बाद में मैं शिक्षा मित्र हो गया गाँव में। जब मैं शिक्षा मित्र हो गया तो उस समय शायद 2250 या 1900 से शुरुआत हुई थी। 2001 में वही पीजी करके मैं निकला और चूँकि मेरी ठीक थी तो हो गया तुरंत। अच्छा, उस समय शिक्षा मित्र ही हो जाना मेरे लिए था कि चलो मुझे स्कॉलरशिप टाइप में थोड़ा सा मिलने लगा, तो मेरे मन में एक प्रमाद सा, आलस्य सा आ गया। अच्छा, जब मैं शिक्षा मित्र के रूप में पढ़ाने लगा तो वहाँ पे कुछ नया जोश होने के नाते मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने लगा। मतलब 4 बजे स्कूल बंद करने के बाद मैं पढ़ाता रहा। स्थिति ये हुई कि मैं शुरुआत में जब मैंने शुरू किया, आप तो हमारे क्षेत्र के ही हैं, जब चाहेंगे तब पता कर लेंगे। स्थिति ये हो गई कि जब मैं पहुंचा था विद्यालय में तो 14-15 बच्चे बैठे थे और साल 6 महीने में 300-400 की स्ट्रेंथ हो गई। 300-400 की स्ट्रेंथ हो गई। पूरी ईमानदारी से पढ़ाता था, 2 ही लोग थे, बाद में विद्यालय परिवार बढ़ा। लेकिन फिर वहाँ जो मैंने अपनी ऊर्जा बच्चों को पढ़ाने में लगाया, बच्चों के भविष्य के लिए जो मैं चिंतित हो गया, उससे मेरा अपना भविष्य जो था, जो थोड़ा मुझे ये था कि अपने लिए चिंतित होना था। मैं जो कि 4-6 घंटे एक्स्ट्रा क्लास तक प्राइमरी में चलाता था, ये 2001 से लेकर के 2008 तक के बीच की बात है। उधर 8-10 तक मैं 8-10 सालों में उसी में जूझा रहा। जब मैंने देखा कि 300-400 बच्चे मेरे पुरुषार्थ पे इनका भविष्य निर्भर है, तो पीजी करके निकला था। तो उस समय 21-22 साल का था भी, सामर्थ्य भी बहुत था शरीर में। तो फिर क्या हुआ कि मेरी तैयारी में एक रुकावट सी कह लीजिए, या जितना अपेक्षित मेहनत मुझे चाहिए थी उतना मैं कर नहीं पाया। अच्छा, शुरुआत में आप भी जानते हो कि गांव की स्थितियां क्या हैं कि आज भी गांव, खास करके गाँव में, यद्यपि अब तुलनात्मक रूप से कुछ जागृति आई है, लेकिन आज भी अगर वास्तव में देखा जाए तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 60-70% लोग ऐसे मिल जाएंगे गाँव में ये कहते हुए कि भैया सरकारी नौकरी कहाँ धरी है। सही है। अच्छा, ये चीज़ कोई कह दे रहा है, उसका इतना दूरगामी असर खास करके छात्रों पे पड़ता है कि जैसे गांव का कोई हमसे सीनियर कोई भी व्यक्ति या परिवार ही कह लीजिए,
गांव समाज में कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर ये बात कहने की गलती कभी कर बैठता है कि अरे भैया नौकरी कहाँ धरी है, अरे यार सब बेकार है, इसका इतना दूरगामी असर उन बच्चों पे पड़ता है। जैसे जो बच्चा आपको अपना आइडियल मानता है कि अरे भैया ये तो समझदार हैं, अरे भैया देखो वो भी कह रहे थे, भैया वो भी कह रहे थे, भले ही आपको ये लगता है कि अरे मैंने तो बड़ी नॉर्मल सी बात कही है, लेकिन किसी छात्र पे बड़ा दूरगामी असर पड़ सकता है कि वो ये इस निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि भैया अब तो बेकार है यार, अब तो मेहनत करना बेकार है। अरे जब इतने सारे लोग कह रहे हैं, जिस गांव में जाओगे, जिस समाज में जाओगे, नौकरी की बात होगी, जब आदमी यही कह देगा कि अरे बेकार है भैया, आप कुछ अरे कोई धंधा तलाशो भैया। मैंने देखा कि इस तरीके के वक्तव्य आज भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन इन वक्तव्यों का आने वाले छात्रों पे इतना दुष्प्रभाव पड़ता है। खास करके मैं आपने अवसर दिया, धन्यवाद करूंगा हृदय से आपका। मैं आपके मन से खास करके ऐसे लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप कहीं बड़े जनरल तरीके से बात कर रहे हैं, आपका ये कह देना केवल कि अरे यार पढ़ाई लिखाई छोड़ो यार, कोनो दूसरा काम तलाशो, कृपया इस तरीके के वक्तव्य से बचे हैं। नहीं तो आप ये देखें कि वहाँ पे कौन खड़ा हुआ है। अगर वहाँ ऐसे बच्चे खड़े हैं जो अभी पढ़ लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बात में आकर के वो यही सोच लें कि छोड़ो तो अब तो बेकार है भैया। मैंने भी ये देखा कि गांव में रहने के नाते मुझे भी ये लगा, चूँकि मैं सेल्फ स्टडी ही करता था, इन्हीं गुरुजनों से कभी फुर्सत मिलती थी तो मिलने जा पाता था, चूँकि विद्यालय में जुड़ गया था तो इतना जा भी नहीं सकता था। तो फिर एक 10 साल का, ये कह लीजिए 10 साल का मेरे जीवन में 2001 से लेकर के 2008-10 तक पूरा अंधेरा सा आ गया। मन में आ गया कि अब तो डूब गया। फिर ये कहीं ना कहीं मन में पड़ा रहा है कि अरे अच्छा चलो शिक्षा में तो कभी पक्का हो जाएंगे। बीच बीच में कोई लॉलीपॉप आता रहा कि अरे अब होंगे अब होंगे अब होंगे, तो वही आशा के किरण से मैं पड़ा रह गया। अगर मैं उस समय मैंने हाथ पैर चलाया होता ईमानदारी से, ये स्वीकार करने में हमें तकनीक भी दिक्कत नहीं है, उस समय मुझे अपने उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के जुनून में और गाँव की राजनीति में डूब जाने के जुनून में, ऐसा नहीं था कि केवल पढ़ाने में मैं लीन था और पढ़ाने के बाद मैं लेसन प्लान बनाता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो समाज से छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाने के बाद में गाँव में उठे बैठे रहना या परिवार में डूबे रहना, गाँव के राजनीति का भी अपना रस है, उस रस में डूब जाना कि भैया हाँ तो कहाँ हुआ, भैया फलाने जगह कहाँ हुआ। तो हर जगह चूँकि व्यवधान छात्रों के जीवन में ये है कि अगर बच्चा पढ़ता है तो भाई पढ़ाई की चीज़ें वो सोचेगा, नहीं तो उन्हीं में डूब करके मैं 4-6-10 साल उसी में डूबा रहा। ये तो अचानक क्या हुआ कि भाई साहब की नियुक्ति हमारे 2004-05 में शायद हुई। 1997-98 के वो नेट थे, यूजीसी नेट पास हुए, पढ़ने में अच्छे रहे, नेट भी क्वालिफाई किए, कमीशन से उनका हो गया। महाविद्यालय में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय जालौन में उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ। 4-5 में जब उनकी नियुक्ति हुई तो मैंने घूम करके देखा कि अरे मतलब सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या। एक प्रश्न खड़ा हुआ मेरे सामने। लेकिन 2004-05 में प्रश्न तो खड़ा हुआ, लेकिन उसको कोई धक्का देने वाला और नहीं था। मेरे मन में उठा तो, लेकिन फिर वो धीरे से बुझ ही गया। फिर उनका बीच बीच में आते रहना या भाई साहब का प्रेरित करना, मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में अगर 2-4 लोग ना आए होते तो जो मेरी रोटी दाल चल रही है ये भी न चल रही होती। अलग अलग समयों से जो मेरा अभी 44 साल का मैं हो गया,
इस 44 साल की उम्र में अगर मैं कहूँ कि अगर ये गुरुजन लोग बीच में न मिले होते जो विद्यार्थी जीवन में हमें मिले, या जब मैं सो गया उस समय भाई साहब ना जागृत किए होते, जो तथाकथित कुछ भाई हैं अगर उनकी तरह आंख बंद कर लिए होते कि छोड़ो भाई से हमसे क्या मतलब है, ऐसे भी तमाम सारे भाई आज हैं समाज में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बीच में उनका जागृत करना, और फिर एक मूल प्रश्न तो मेरे मन में आ ही गया था कि शायद नौकरी मिल सकती थी, काम नहीं किया गया मन से, क्या ये प्रश्न खड़ा हो गया भाई साहब की नियुक्ति के बाद। फिर उनका बीच बीच में प्रेरित करना, धीरे धीरे मेरी नींद टूटी हल्की सी। और एक गुरुदेव यही हिंदी विभाग में है, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी, मेरे जीवन में कह लीजिए कि उनका अवतार होता है 2007-8 में। एक बार उनसे मेरी भेंट हुई 2008-7 में। मैं एक बार जागा तो मुझे लगा कि मैं विद्यार्थी जीवन में बड़ा अच्छा रहा हूँ और आज 8 साल पीजी किए हो गए, तो मैंने तैयारी बंद क्यों कर दी, ये प्रश्न कौंधने लगा। और मैं आया डॉक्टर रंजन शर्मा गुरुदेव के पास, ज्योग्राफी वाले। तो मैंने कहा कि गुरुदेव कुछ करो, और मेरा हश्र ये होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं भावुक हुआ उनसे। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, पता करते हैं, अगर अभी एमए संभव हो तो एमए कर लो। और वो परेशान भी हुए, बल्कि बीसी तक उन्होंने बात वगैरह भी की। लेकिन शायद कुछ अवध में इस तरीके का है कि 3-4 साल यदि आपका उस समय था कि अगर पीजी किए हो गया, 3-4 साल ब्रेक हो गया, तो आप रेगुलर फिर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ये भी है कि प्रयोगात्मक विषय को प्राइवेट किया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे विधि विधानों ने हमें व्यवधान उस समय लगाया, कुछ इन विधि विधानों ने हमें कुछ व्यवधान लगाया। तो गुरुदेव ने कहा रंजन शर्मा जी ने कि ऐसा करते हैं विष्णु, अब एक काम करो कि अब संस्कृत में ही कैरियर अपना बनाओ, और अगर नाटक करने ना आए हो, अगर वास्तव में तुम्हारे मन में कुछ जागृति आई हो, तो संस्कृत को लेके जुटो। और आपको उसी में टीजीटी पीजीटी करना है, उसी में आपको नेट करना है, पीएचडी करनी है, उसी में कैरियर तलाशो। और यदि ईमानदारी से पढ़ोगे तो ये है कि तुम अच्छे छात्र रहे हो, 1-2 साल में काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा। बल्कि मुझे आज भी याद है, मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव अब नहीं लगता कि मैं संभल पाऊँगा। लेकिन ये है कि वो भले ही आज एक अच्छे मोटिवेटर के रूप में उनकी इस तरीके की कोई राष्ट्रीय कीर्ति ना हो, ये अलग बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों का उपकार कर रहे हैं, वो इतना लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं, लोगों तक उनकी इस रूप में कीर्ति नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ डॉक्टर रंजन शर्मा जी को, उनके पढ़ाए हुए 10-20 जानकारी में मेरे हैं कि IAS PCS हैं आज। ऐसे घर के बच्चे कि जो बिल्कुल ही साधारण परिवार के थे, उनका आशीर्वाद पा करके बाहर निकल गए, तैयारी किए, आज अच्छी जगहों पे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद मिला कि नहीं, जुटना है, ढंग से जुटो। और इतने में ही जब तक वो इतना कह ही रहे थे, तब तक हिंदी विभागाध्यक्ष जो डॉक्टर शैलेंद्र सर हैं, उसी समय उनका आगमन भूगोल विभाग में, वो कहीं अंदर आए तो भाई साहब के नाते वो हमको पहचानते थे। तो मैं गया और पैर छूने लगा। तो उस समय क्या हुआ कि डॉक्टर रंजन सर, मैंने कुछ कहा तो मेरी बात कुछ सर को अच्छी नहीं लगी, या जो भी है वो हमारे लिए गुरु है ही हैं। डांटने का काम, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उन्होंने मारा तक है। मुझे याद है कि BA में वो हमको प्रक्षेप पढ़ा रहे थे, और उसमें मैं कुछ जान नहीं पाया कि मैंने गलती किया। एक बांस का डंडा था और पटेल नगर में वो रहते थे, और ये मेरा सौभाग्य ही था कि आज भी मैं उनके बहुत निकट हूँ। आज भी अगर ये 3-4 लोग मेरी ज़िंदगी में ना होते तो जो झंझावात मेरे जीवन में आता है, इन्हीं के सलाह से मैं निपट पाता हूँ इससे। तो उन्होंने उठाया डंडा, 2-4 लगाया। BA में जो मेरा LBS से 70.9% नंबर आया 1999 में,
बीए में आर्ट सेक्शन और कॉमर्स में कोई साइंस सेक्टर सब में पीछे था। बीए में 1999 में एलबीएस में मेरा प्रथम स्थान था, तीनों धाराओं में। उस समय जो है पदक वगैरह मिला, सांसद जी ने पदक वगैरह दिया, वो मेरे पास आज भी है। तो वो डांट रहे थे हमको कि तुम्हारी यही आदतें सब डुबो रही हैं। तो बहुत ही मृदुल हैं, बहुत ही कोमल हैं, आवाज़ भले ही गुरुदेव की तेज़ हो, लेकिन ऐसे शिक्षक वास्तव में शिक्षक समाज की गौरव ही है। तो उन्होंने कहा कि डांटने लगे, इतने में जो है साइलेंसर पहुंच गए। तो जब उन्होंने तेज़ आवाज़ देखी तो कुछ भी हो भाई, ये लोग बहुत शीर्षस्थ लोग हैं, बहुत ही मर्मज्ञ हैं। तो जब मैंने पाँव छुआ तो उन्होंने हाल पूछा मिश्रा जी ने, और कहा कि अच्छा लौटते समय मिल लेना हमसे। वो निकल गए। फिर जो है रंजन सर हमको समझाने लगे। कुछ देर बाद में लौट के नीचे गया और मिश्रा सर के पास गया। तो भाई साहब के नाते वो हमको जानते थे। अच्छा, ये जानते थे कि ये जो है अपने समय का अच्छा छात्र। डॉक्टर शैलेंद्र जी का जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं इस समय, जो मेरे जीवन में मैं ये कहूँ कि वो मेरे देवी देवता हैं, वो भगवान है मेरे, तो कोई अतिरेक नहीं है उनका। उस समय ये कहना कि भले ही 8-10 सालों से आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा बेसिक में भी होगा, इंटर कॉलेज में भी होगा, महाविद्यालय में भी होगा। और एक बार मुझे आज याद आ रहा है कि मैं घर पे भोजन कर रहा था, भाई साहब ने हमारा कहा कि जाओ आज मैं कह देता हूँ, किसी दिन तुम कहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम इस बात को लेके परेशान होगे कि आज मैं कौन सी नौकरी करूं। तो मुझे लगा कि शायद ये मुझको संबल दे रहे हैं। मैं इतना निराश हताश हो चुका था। और फिर आपको शायद पता भी हो कि बेसिक में 3 बार हुआ, 72,825 में भी मेरा चयन हुआ, नियुक्ति पत्र मेरे पास है। शिक्षा मित्र लोग जब समायोजित हुए उस समय भी मेरा हुआ। 16,448 में हुआ, वो अभी कर ही रहा हूँ। माध्यमिक में 2 बार हुआ, 2016 के विज्ञापन में हुआ, अलीगढ़ और मिर्ज़ापुर से अभी भी लेटर रखा है। 21 वाले में हुआ, मैं 1 साल मैंने एटा में नौकरी भी की, 1 साल मैंने वहाँ जा कर के सेवा दिया। अब कहिए कि मैंने वहाँ त्यागपत्र दे दिया, मैं चला आया, चूँकि लीव लेके गया था। थोड़ा मेरा उद्देश्य बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति, चूँकि आप जान ही रहे हैं, बेसिक में पढ़ा ही रहा हूँ, 8-10 साल हो भी गया, तो आर्थिक स्थिति फिर उस तरीके से कोई विषमता है नहीं। अच्छा, कुछ 7-8 हज़ार रुपये वहाँ ज़्यादा मिल रहे थे। लोगों से क्या जो है बातों को तोड़ने मरोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना मुझे वहाँ अतिरिक्त मिल रहा था उससे मेरा खर्चा हो रहा था, तो आर्थिक दृष्टि से भी। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे माता पिता के साथ रहना चाहिए। बाबा जी हैं, हमारे वृद्ध हैं, हमारे अपने गांव समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ पूरा हमारा परिवार है, हमारे हित मित्र हैं, रिश्तेदार हैं।